आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ स्टीफन लॉ। ये टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, जिसमें आपको जो स्टीफन लॉ है वो आपको प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। वैसे तो जो स्टीफन लॉ है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका कि आपको डिराइव करना है स्टीफन लॉ को मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके, और जो कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक्स में आप यूज करते हैं। तो वैसे जो स्टीफन लॉ है वो लॉ ऑफ रेडिएशन है। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर स्टीफन लॉ क्या कहता है कि जो भी रेडिएशंस होती हैं आपकी, उसके अंदर जो एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। जो डिपेंडेंसी होती है एनर्जी की टेम्परेचर के ऊपर, वो डायरेक्टली की होती है, बट पावर कितनी होती है उसके ऊपर, 4 पावर होती है। तो ये है आपका स्टीफन लॉ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये आपको कैसे प्रूव करना है बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि जो स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन है, एक्चुअल में ऐसे ही ये नहीं कहेंगे हम कि सिंपल स्टीफन लॉ, रिलेटेड किससे है वो भी हमें बताना है कि जो स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन है कैन बी डिराइव्ड बाय अज्यूमिंग द हीट रेडिएशन। हम क्या अज्यूम करेंगे उसके लिए। वैसे तो रेडिएशन से रिलेटेड है, बट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो गैसेस हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, या फिर जो भी आपने फ्लूइड जो भर रखा है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसको मैक्सवेल इक्वेशन यूज करके अगर प्रूफ करना है तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हीट है ना, जो हीट रेडिएशन है, एक्चुअल में क्या है, हीट रेडिएशन क्यों बोला है। जब भी ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, जैसे ये ब्लैक बॉडी है, एक्चुअल में कंप्लीट को ब्लैक बॉडी नहीं बोलते, यहाँ पर एक होल होता है, ब्लैक होल जिसको बोलते हैं यहाँ पर, इस होल को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी, जिसके अंदर हर वेवलेंथ की जो भी लाइट आएगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी किसके थ्रू एंटर करेगी वो, जो ये ब्लैक बॉडी, सॉरी ब्लैक होल जो बनाया आपने, ब्लैक बॉडी बोलेंगे, होल नहीं सॉरी बॉडी, तो वो इसके अंदर एंटर करेंगी। अब एंटर करते ही ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से जो भी रेडिएशन है। तो इसकी जो स्टडी है उसके अंदर हीट रेडिएशन है। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी आपकी हीट रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, लाइक गैस एंड एक्सर्ट प्रेशर। किसकी तरह बिहेव करेंगी, गैसेस की तरह बिहेव करेंगी और प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो भी आपको इक्वेशन यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि आपको पता है वी नो दैट। अब ये तो वैसे बीच का लेक्चर है तो इसमें हमें वी नो दैट ही लिखना पड़ेगा, लेकिन रिमाइंड करा देती हूँ मैं, यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो क्या लिखी है कि जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी है, ये जो डेल्टा का मतलब क्या है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल होता है। जो u के अंदर चेंज है v के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू t dp अपॉन में dt एट कांस्टेंट v माइनस में p। ये क्या है, आपकी एक इक्वेशन है, इसको हम स्टार नाम दे लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये जो रिलेशन है ना, ये आपने लिखा कहाँ से है, पहले वो बताओ। तो वो जो मैंने ये जो है थोड़ा सा लिखा है इसके लिए, तो dq अपॉन में dv किसके इक्वल है। एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन भी आप सोचेंगे कि ये कहाँ से लिखी है, तो ये हमने लिखी है, जो भी एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है आपकी, क्या होती है, जो भी एंट्रोपी है वो क्या होता है, ds इक्वल टू dq अपॉन में t होता है। तो ये है आपकी एंट्रोपी की डेफिनेशन। अब मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ना, जो q है v के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है इक्वल टू t, ये जो डेरिवेशन है यहाँ पर जब स्टीफन लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको लिखना है वी नो दैट। ये अलग से पेपर में नहीं लिखना, वैसे समझाने के लिए लिखा है कि ऐसे आया है ये, तो लिखा मैंने। जो भी इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन को तो आप वेल नोन जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो देखने पड़ेंगे आपको। ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, जिसको आपने टीवी स्पेशल प्रोग्राम से याद कर रखा है। इसको यूज किया है मैंने इस स्टेप को लिखने के लिए, ये इक्वेशन को लिखने के लिए ये डेरिवेशन है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। डी यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एस के अंदर किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, वी के अंदर। अगर मैं दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर, लेकिन हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी। ये जो t इंटू में ds है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी लिखा है मैंने, अगर ये t जो है वो उस तरफ चला जाए तो ये क्या बन गया, dq।
तो ये जो फैक्टर है इसको तो मैंने क्या लिख दिया, dq। क्यू का मतलब यहाँ सर कौन से फिजिकल क्वांटिटी से है, हीट से है, तो इसकी जगह पे तो हमने क्यू लिख दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, dv। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। dp अपॉन में dt एज सच लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इतना पता चल गया। सेकेंड इक्वेशन को यूज करके जो स्टीफन का लॉ है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। डन है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है ना, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो dq है वो इसके इक्वल होता है, सबको पता है। du प्लस में p dv इनटू में क्या है, v। इसके t ये जो राइट हैंड साइड है वो एज सच है आपकी। अब ये जो v है इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी। तो जब इसके नीचे लिखेंगे, एक मिनट, तो ये dv से dv कैंसिल हो जाएगा। तो dv के नीचे मैंने, u के नीचे मैंने क्या लिखा है, dv प्लस का साइन, इसके नीचे इसको काटोगे तो क्या हो गया, ये p हो गया। यहाँ पर एट कांस्टेंट क्या है, ये टेम्परेचर है, इक्वल टू टेम्परेचर लिखा हुआ है एज सच। अब मैंने क्या किया, ये जो प्रेशर वाली टर्म है उसको उस तरफ भेज दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है जिसको मैं, ये तो मैंने स्टार बोला था, इसको स्टार डबल डैश बोल दो। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है इक्वेशन। तो अगर दोनों सेम है तो हम अब स्टीफन लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पता चल गया कि यहाँ से आया है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये आपको इक्वेशन स्टार पता है। इंटरनल जो एनर्जी होती है आपकी वो किसके इक्वल होती है, E इंटू में V। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए। एक बार समझ के करते हैं हम, सेकेंड टाइम में हमें याद रखने पड़ेंगे वो कि इंटरनल एनर्जी E इंटू में V। अब यहाँ पर अगर मैं जो V है उसका डिफरेंशिएशन कर दूं, पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं यहाँ पर, कंप्लीट नहीं, du का चेंज देख लूं अगर मैं V के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके इक्वल आएगा, E के इक्वल ही आएगा। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है, एनर्जी का थर्ड पार्ट कर दोगे तो हमें कौन मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। डन है। अब इसने क्या किया है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये कंप्लीट दोनों वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर दो। जब ऊपर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, ये जो du अपॉन में dv है इसकी कंप्लीट की वैल्यू कितनी है, ये वाली। तो ये इक्वेशन उठा के कहाँ पर पुट कर देते हैं हम, इसको बोल देंगे हम, इसको क्या नाम दें, इसको इक्वेशन ए दे लेते हैं। स्टार को उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दो, पुट कर दिया। du अपॉन dv की जगह पे तो क्या लिख दिया, ये वाली साइड लिख दी, ठीक है। माइनस में जो भी इक्वेशन ए है, यानी स्टार इक्वेशन को जब ए में इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, du अपॉन में dv। अब इस फैक्टर की जगह पे तो ये लिखा हुआ है, अब ये एनर्जी है वो इस तरफ लिखी हुई है, मतलब थोड़ा सा क्रॉस करके लिखा हुआ है, E इस तरफ है, du अपॉन में dv की वैल्यू ये है आपकी जो कि लिखी हुई है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर एक जो स्टेप है वो मिसिंग है, और वो क्या है, यहाँ पर इक्वेशन स्टार जब ए में पुट करोगे तो जो ये dp अपॉन में dt लिखा हुआ है थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। और वो चेंज क्या है, अगर आप इसको de से मल्टीप्लाई कर दें और de से डिवाइड कर दें तो उसके बाद देखो de अपॉन dt तो फैक्टर ये लिखा हुआ है और dp अपॉन में de ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे dp अपॉन में de, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी लिखा है p इक्वल टू e बाय में 3, तो dp अपॉन में de कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/3। ओके, तो वो वैल्यू कहाँ पुट कर दी इसने, यहाँ 1/3 आपको पुट करना है। t बाहर ऑलरेडी है, माइनस में, सॉरी d अपॉन में dt, माइनस में p लिखा हुआ है और p की वैल्यू कितनी है, e/3, वो भी एज सच लिखी हुई है। नेक्स्ट है, अब ये जो स्टेप है ना बीच वाला, इसको बेशक से खत्म कर दो, यानी इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, dp अपॉन dt की जगह पे 1/3, तो इसको खत्म कर दो, कर दिया। नेक्स्ट, यानी कि ये जो फैक्टर है वो अब एनर्जी का फैक्टर बचा हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे ये जो E वाली टर्म है इसको एक साथ ले आओ, ये इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 1 में 1/3 ऐड करेंगे तो 4/3 E आएगा, लिखा हुआ है, इक्वल टू t/3 एज सच है, t/3 एज सच है, d अपॉन dt ये भी लिखा हुआ है। अब इसको रीअरेंज करेंगे जब हम, तो क्या लिखा है, जो फैक्टर, जिस फैक्टर के आगे de है उसके नीचे तो E को लिख दो, मतलब एनर्जी को लिख दो,
और जो टी है उसके साथ टी को लिख दो। यानी कि जो भी जैसे क्या करते हैं आप डिफरेंशिएशन करते टाइम सेपरेशन एंड वेरिएबल का जो फैक्टर करते हैं वो हमने यहाँ पर कर दिया। जैसे ही आप करेंगे, अब ध्यान से देखो, 3 से 3 का फैक्टर कट रहा है, ई उसके नीचे चले जाएगा, dt के नीचे t आ गया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ पर भी चेंज है, और जब दोनों तरफ चेंज है यानी कि आपने जो मैथमेटिक्स का लॉ पढ़ रखा है वो क्या कहता है कि जब भी आप dx अपॉन में x करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर कितना आता है, लॉगरिथम x। वैसा ही कुछ यहाँ पे लिखा है, तो जब भी e का करेंगे तो लॉगरिथम ही आएगा। 4 टर्म आपकी एज सच है, dt का dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉगरिथम t। और जब भी इंटीग्रेशन कब होता है, जब दोनों तरफ चेंज होता है, दोनों तरफ चेंज है उस कांस्टेंट का भी साइन आता है जब आप इंटीग्रेशन को हैंडल करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की वैल्यू से हम यहाँ पर ऐसे कंसिडर करके चलेंगे कि 0 ही है, अदरवाइज बाउंड्री कंडीशन जब आपको दी जाती है तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जैसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ स्टीफन लॉ की डिपेंडेंसी चेक करनी है, तो इसकी हम इग्नोर करके चलेंगे। नेक्स्ट है, या फिर इसको एक काम कर लेते हैं, k या फिर c नाम दे सकते हैं, एज ए कांस्टेंट है। तो अब e4 लॉगरिथम t, जब भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉगरिथम के आगे अगर जो भी टर्म लिखी हुई है, लॉगरिथम के अंदर जो टर्म है वो उसके ऊपर चली जाती है, पता है। तो t की पावर कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म में 4 हो जाएगी, ठीक है। अब लॉगरिथम e, जब इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट जो साइड है उसको रब कर लेते हैं, इसकी एज सच हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि जो फर्स्ट जो हमने स्टार टर्म लिखी है वो कहाँ से आई है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लॉगरिथम e इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है, लॉगरिथम t की पावर 4 मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ, प्लस में कांस्टेंट लेके चल सकते हो आप। अब ये टर्म अगर इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बनेगी, और वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी बीच में माइनस का साइन है तो e बाय में t की पावर 4 हो जाता है। इक्वल टू क्या है, लॉगरिथम कांस्टेंट था तो लॉगरिथम से लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी को एक तरीके से कैंसिल कर दो, तो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, k t की पावर 4। और वैसे तो कांस्टेंट हम k लेके चल सकते हैं, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर ये इसको b लेके चलते हैं हम कई बार, जिसका नाम होता है स्टीफन कांस्टेंट। क्या होता है, उसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट, जो कि आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये था आपका डिपेंडेंसी पता चली है भाई। ऐसा नहीं है कि स्टीफन लॉ हमने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, बट मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके लिखा है, तो सिर्फ उसके अंदर 2 ही टर्म की डिपेंडेंसी है, जिसमें से जो फर्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट है और दूसरी की डिपेंडेंसी है। ओके, ये था आपका टॉपिक, यूज करके किया है हमने मैक्सवेल इक्वेशन। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने की है वो ये है कि हीट रेडिएशन को गैस ट्रीट करके टॉपिक किया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।